परवेश वर्मा दिल्ली की राजनीति में बड़े जाना माना नाम है और एक राजनीतिक विरासत भी आप आगे बढ़ा रहे हो शायद सिंह वर्मा जी की, जिनका दौर हमने भी देखा। परवेश जी, सबसे पहले शुरुआत तो करेंगे, 100 दिन हो गए सरकार के। 100 दिन में हम लोगों को, जनता को, दिल्ली की जनता को क्या भूलने पर आपने मजबूर किया? क्या भूलने पर मजबूर किया? देखिए, आप लोग ये भूल गए हैं 100 दिन में कि कोई भी ब्लेम गेम नहीं चल रहा है। 100 दिन में एक बार भी मुख्यमंत्री या मंत्री ने ये नहीं कहा कि ये काम मेरा नहीं है, या मुझे एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, या मुझे प्रधानमंत्री जी रोक रहे हैं। हम जहां पर भी जा रहे हैं, चाहे वो एमसीडी का काम हो, चाहे भारत सरकार का काम हो, हम एक ही बात बोलते हैं, सारे के सारे काम हमारे ही हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और ये काम हम ही करेंगे। हर काम के दिल्ली सरकार जवाबदेही है, हर काम का दिल्ली सरकार उत्तरदायी है और हर काम हम आपके बीच में करके दिखाएंगे। ये सबसे बड़ा काम हुआ है 100 दिन में। अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं बचा है। पहले कोई भी काम होता था, कोई भी जिम्मेदारी होती थी, मॉनसून में पानी भर जाता था या कोई पॉल्यूशन की बात आती थी, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी के विधायक या मंत्री केवल एक ही बात बोलते थे, एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, हम क्या करें। अब कम से कम ये झगड़ा खत्म हो गया है। जब से 100 दिन से सरकार बनी है अमिताभ जी, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, 24 घंटे दिन हमारी दिल्ली की सारी सड़कों को नाप दिया है। सुबह से लेकर रात तक हर आदमी सड़क पर रहता है, चाहे अधिकारियों के साथ में मीटिंग है, शनिवार को भी दफ्तर खुलता है, रविवार को भी दफ्तर खुलता है। जो मुख्यमंत्री का दफ्तर 10 साल में नहीं खुला, आज वो रविवार को भी खुल रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? अधिकारियों को ये बात समझ आ गई है कि आपको काम करना पड़ेगा। मैं समझता हूं, एक तो आम आदमी पार्टी को भाजपा सरकार बनने की खुशी नहीं हुई होगी, एक दिल्ली के आईएएस ऑफिसर्स को, जो अधिकारी, उनको भी खुशी नहीं हुई होगी, क्योंकि अब उनको काम करना पड़ रहा है। अब उनको रविवार को भी काम करना पड़ रहा है। अभी मैंने पीछे दौरा किया मिंटो ब्रिज का, तो वहां पे हमारे चीफ इंजीनियर आए हुए थे और वो रविवार का दिन था। रविवार को 102 बुखार के अंदर में वहां पे चीफ इंजीनियर मौजूद था कि उनको काम करना पड़ रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपको जो विभाग मिले हैं, सारे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिससे दिल्ली की जनता का कंसर्न है। 100 दिनों में क्या उपलब्धि मानते हैं? कितनी अड़चने थी जिनको दूर कर पाए हैं, और दूसरा क्या नया दिया जनता को? एक तो अमिताभ जी, जो मेरे को विभाग दिए हैं, 90% दिल्ली की जनता की समस्या ही वो है। पानी और सीवर और सड़क, ये 3 काम ऐसे हैं जो दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा समस्या उनको इसी से होती है। जब मैं विधानसभा में जाता हूं तो सारे विधायक इसी की बात करते हैं। जब कोई मीटिंग होती है, सारे विधायक, सारी जनता, वो 90% अगर उनके 100 सवाल हैं तो 90 काम उनके मेरे विभाग के ही रहते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी ने मुझे ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। और इसके ऊपर में मैं अगर आपको कहूं कि पहले तो हमने देखिए समस्या को समझा कि दिल्ली में समस्या क्या है। अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी की समस्या क्या है, दिल्ली में कितना हमको पानी मिलता है बाहर के राज्यों से, कितना हमको पानी मिलता है, कितना हम लोग हमारे ट्यूबवेल से, ग्राउंड वाटर से हम उसको निकाल पाते हैं, और कितना दिल्ली की जनता को साफ पानी हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू फिर उनको पहुंचा पाते हैं। ये सारी बातों को समझा। अब ये दिल्ली के हर घर में वहां पे नल से जल कैसे पहुंचेगा, इसकी योजना बना रहे हैं। पिछले 10 साल में मैं आपको बताऊं, आश्चर्य होगा आपको कि दिल्ली सरकार ने एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं किया जो 2 करोड़ से ऊपर का हो। यानी कि कोई पानी की लाइन या सीवर की लाइन को चेंज करने का काम उन्होंने कोई किया ही नहीं। केवल कहीं पे टूट गई, उसको रिपेयर कर दिया, वहां पे टीका लगा दिया, बाकी कोई बड़ा काम किया हो। अब दिल्ली में जितनी भी पानी और सीवर की लाइन है, सारी 50-100 साल पुरानी है। हम वो 50-100 साल पुरानी के जो सारी लाइनें, उनके भरोसे कब तक चल सकते हैं? पहले आबादी कितनी होती थी, आज कितनी है, और आने वाले 50 साल में, 20 साल में कितनी हो जाएगी? तो हम पूरे दिल्ली का पानी और सीवर का मास्टर प्लान बना रहे हैं, ताकि 50 साल 100 साल की दिल्ली को देखकर हम जितना भी पानी की लाइन को चेंज करें, जितना भी सीवर की लाइन को चेंज करें, ये आने वाले 50 साल को देखकर करें। जो अंग्रेज 100 साल पहले लाइनें डालकर गए थे, उन्हीं के भरोसे दिल्ली चल रही है। तो हम क्या लाइनें डाल रहे हैं, किस साइज की डाल रहे हैं, कितने डाया की डाल रहे हैं, किस हम उसको लेवल की डाल रहे हैं, ऐसा कोई एक्शन प्लान आज तक दिल्ली सरकार के पास था ही नहीं।
पहली बार दिल्ली का पानी का और सीवर का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। मैं आपको सीवर जो रोड की बात करूं, दिल्ली में आपने सुना होगा पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। पहले आपने 10 साल में कभी नहीं देखा होगा कि दिल्ली में कोई भी मीटिंग ऐसी हुई हो जिसमें डीडीए और एमसीडी और एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी, ये सारे विभागों के साथ में बैठकर कोई मीटिंग किसी ने ली हो। आज तक कभी नहीं हुआ। पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इसके लिए कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग कमेटी बनाई और मेरे को उसका चेयरमैन बनाया। हमने एनएचएआई, डीडीए, एमसीडी और अपना पीडब्ल्यूडी, ये सारे विभागों के साथ बैठकर कि दिल्ली में अब जो सारी सड़कें, आपको भी नहीं पता होगा कि डीडीए की कौन सी है, पीडब्ल्यूडी की कौन सी है। एक बार मेरी बीवी मुझको बोली कि अपने सामने वाली सड़क तो ठीक करा दो, तो मैंने बोला दिल्ली सरकार की नहीं है ये तो उसको भी नहीं बात है। तो जब मेरी बीवी को नहीं पता तो दिल्ली के लोगों को कैसे पता होगा कि कौन सी सड़क किसकी है। तो हम ये नहीं कह रहे कि कौन सी सड़क किसकी, सारी सड़क हमारी है, हम सारी सड़कों को ठीक करेंगे। इसके लिए हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, चाहे वो सड़क किसी की भी हो, हमें सारी सड़कों को ठीक करना है, सारे ड्रेन्स को ठीक करना है। तो हमने ये किया। पहले आपने देखा होगा कि सड़क के ऊपर में जब भी चलते थे, पहले सड़क बन रही है, फिर वो 2 महीने के बाद में ड्रेन बन रही है, 2 महीने के बाद में फुटपाथ बन रहा है, 2 महीने के बाद में वहां पे पोल लगाए जा रहे हैं। पूरे साल ही दिल्ली में जब भी लोग ऑफिस जाते थे और आते थे, वो बस यही देखते रहते थे कि सड़क पे कोई ना कोई काम चल रहा है, ट्रैफिक जाम की समस्या दिखती थी। अब हम जो नए टेंडर कर रहे हैं उसमें ये कर रहे हैं कि सारे 5 काम वो एक ही टेंडर में जारी हो जाएंगे। जो एजेंसी काम करेगी साथ में सड़क भी बनाएगी, साथ में ड्रेन भी बनाएगी, साथ में फुटपाथ भी बनाएगी, इलेक्ट्रिकल पोल भी बनाएगी, हॉर्टिकल्चर का भी काम करेगी। 5 काम एक ही एजेंसी साथ साथ करती चली जाएगी, यानी पूरे साल उसको सड़क खुद ही भी नहीं मिलेगी। पहले क्या होता था, अगर एक सड़क है 4 किलोमीटर की, उसके ऊपर में 3 एक्सीडेंट लगते हैं, अलग अलग जोन है, तो तीनों के अलग अलग टेंडर होते थे। हमने सारे बड़े बड़े सड़कों का एक ही टेंडर करने का काम किया। पहले जहां पर 100 टेंडर होते थे, अब हमने उसको एक ही टेंडर कर दिया, ताकि बड़ी एजेंसी काम करने के लिए आए, उसकी कोई जिम्मेदारी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं। मैं आपको देखिए, अभी तक हमने पिछले 3 महीने में 100 किलोमीटर की सड़क बना दी है, 125 किलोमीटर मानसून से पहले और बना देंगे। इस साल में 400 किलोमीटर सड़क बना देंगे। सारी बड़ी बड़ी जो आज तक फ्लाईओवर हमारे अधूरे थे, सबको हमने बनाने का काम अपने ऊपर लिया। जितना पेड़ कटिंग का कोई जो है कोर्ट में केस था, सबको मैंने पर्सनली टेकअप किया। मैंने मीटिंग करी, कहां पर फाइल अटकी हुई है, कौन से कोर्ट में अटकी हुई है, कौन सा वकील उसको परस्यू कर रहा है, एक एक के साथ बैठकर हमने उसको आगे लेकर गए। वरना आर्बिट्रेशन में अगर कोई प्रोजेक्ट हमारा लेट हो जाता है तो आर्बिट्रेशन में कंपनियां 200-200 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी से खा जाती थी। आपने तो कुछ अधिकारी भी सस्पेंड कर दिए काम नहीं करने के कारण। करने पड़ेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो करने पड़ेंगे। दिल्ली की जनता को ऐसे सड़कों पर हम ऐसे कोई भी ठोकर खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। कहीं पे पानी का जल भरा हुआ है, हमने 421 जो है वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए, उसमें से पीडब्ल्यूडी के थे, डीडीए के थे। हमने हर पॉइंट के ऊपर में 2-2 नोडल ऑफिसर तय किए कि ये इस पॉइंट के जिम्मेदार होंगे। अगर वहां पे वाटर लॉगिंग होती है तो वो ऑफिसर के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि कोई काम ही नहीं है, सारे काम कर सकते हैं। मेरे को पूरा विश्वास है कि हम दिल्ली को 5 साल में चमका देंगे। परेश भाई, दिल्ली की जनता बहुत खुश हो रही है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा ही होगा सब कुछ। आपने भी बताया कि 102 बुखार था, अधिकारी काम कर रहा था, चीफ इंजीनियर, जो अधिकारी काम नहीं करे थे उनको सस्पेंड कर दिया। एक दौर हमने वो देखा जब चीफ सेक्रेटरी पिट गया था, तो अब कुछ अंतर आ रहा है। अब तो किसी के पिटने की नौबत तो नहीं है ना? देखिए, नहीं, पिटने की नौबत नहीं है और हमें इन्हीं अधिकारियों से ही काम लेना है। ये अधिकारियों की भी गलती इसलिए नहीं थी क्योंकि पहले के मुख्यमंत्री, पहले की सरकार, वो सीधा अधिकारियों को कहते थे कि तुम इस फाइल पर साइन कर दो। ना तो मुख्यमंत्री साइन करता था, ना मंत्री साइन करता था। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास में एक भी डिपार्टमेंट नहीं होता था। अब 100 करोड़ 500 करोड़ रुपए की साइल पर बिना कैबिनेट से अप्रूव किए, बिना जो है विधानसभा में पास किए, आप अधिकारी को बोलोगे कि साइन कर दो, तो वो अधिकारी कैसे साइन करेगा? हर काम का प्रोसीजर होता है। अब दिल्ली के पूर्व जो हमारे मुख्य सचिव थे अंशु जी, उनको घर पे बुलाकर अरविंद केजरीवाल ने पिटाई कर दी।
अब एक चीफ सेक्रेटरी की पिटाई करना घर पर बुलाकर, मैं तो सोच ही नहीं सकता कि क्या हो रहा था दिल्ली में। तो हमको बिल्कुल पिटाई की नौबत नहीं आएगी, हमको बिल्कुल गाली गलौज की नौबत नहीं आएगी। प्यार से सबके साथ में कोऑर्डिनेशन करके आज अधिकारी काम करना चाहते हैं। आज अधिकारी खुश हैं कि उनको कोई गाली देकर बात नहीं कर रहा। आज अधिकारी खुश हैं कि एक उनको अच्छा माहौल मिला है काम करने का, जहां पर उनके काम की तारीफ भी होती है, उनको रिवार्ड भी मिलता है, और हम थोड़ा सा उनको गुस्सा करके काम भी करवा लेते हैं। आपके विभाग से जुड़े दो छोटे प्रश्न हैं जिससे दिल्ली की जनता जूझती है। एक तो पानी की किल्लत, कई जगह टैंकर माफिया एक जमाने में जो पूरी तरह से दिल्ली प्रभावित था, पानी के लिए झगड़े हो रहे थे, मर्डर तक हो जा रहे थे। दूसरा, फ्लड कंट्रोल मिनिस्टर भी है, बारिश हुई नहीं कि पानी अंदर, यहां तक कि टनल में भी पानी भर जाता है जो इंडिया गेट में बना है। इन सब से मुक्ति के लिए उपाय ढूंढ लिया है या काम शुरू हो चुका है? देखिए, काम शुरू हो चुका है। जो हमारे आने के बाद में आधे टैंकर माफिया तो भाग ही गए हैं, और जो आधे बचे हुए हैं उनसे मैं सबसे मिला हूं। मैंने सबको प्यार से मोहब्बत से समझाया है कि आपको काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। ईमानदारी से काम करोगे, ईमानदारी के पैसे मिलेंगे। काम नहीं करोगे, इसलिए हमने सारे टैंकर के ऊपर में जीपीएस लगाया। कितने टैंकर कहाँ जा रहे हैं पानी को, वो कोई होटल में बेच तो नहीं रहे, बैंकेट हॉल में बेच तो नहीं रहे, इसकी पूरी कड़ी निगरानी चल रही है। हर कॉलोनी में पानी समय से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, किन किन स्थानों पर पहुंच रहा है, वहां पर जहां पे पहुंच रहा है वहां पे आरडब्ल्यूए के अधिकारी से, वहां के कार्यकर्ता से उनके साइन करवाना कि वहां पे उसने रिसीव किया है। ये सारे काम हमने किए हैं। जो वाटर लॉगिंग की बात है, वाटर लॉगिंग में हमारे जितने भी बड़े बड़े नाले हैं, पिछले देखिए 100 दिन में अमिताभ जी, जो 11 साल में जितनी गाद नहीं निकली नालों से, 16 लाख मेट्रिक टन गाद अभी तक हम पिछले 100 दिन में निकाल चुके हैं। और मानसून से पहले पहले 20 लाख मेट्रिक टन गाद हम उसमें से सिल्ट हम उसमें से निकाल लेंगे। ये जो सारे बड़े नाले हैं, जब तक ये साफ नहीं होंगे, जो इनमें छोटे नाले से, सीवर से, ड्रेन से पानी आता है, पहले वो जो है हमारे घरों में बैकफ्लो मारता था, अब हमने बड़े नालों की साफ करी है। साथ में जितने भी हमारे जल बोर्ड की सीवर लाइन है, उनमें सुपर सकर मशीन लगाई है, उनमें छोटी मशीन लगाई है, वहां पर भी सफाई चल रही है। जितने पीडब्ल्यूडी के ड्रेन्स हैं, उनमें 35% उनकी सफाई का काम हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि दिल्ली में हम पानी की निजात, जो पानी भरने की एक बहुत बड़ी, मैं आपको बड़ी हैरान वाली बात बताता हूं। अभी पीछे मेरे पास में कहीं से साउथ दिल्ली से कोई आरडब्ल्यू के लोग आए। एक उसमें से बहन जी मुझे बोली, मेरे को बड़ा मेरे दिल पर पहुंची ये बात। उन्होंने कहा कि मैं जब सुबह मंदिर में दिया जलाती हूं तो भगवान से प्रार्थना करती हूं कि बारिश ना आए। अब दिल्ली में ऐसी नौबत आ जाए कि लोग जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश नहीं आनी चाहिए। बारिश में तो मैं जब नहीं था मंत्री, उससे पहले बारिश आती थी तो मैं ब्रेड पकौड़ा खाता था, चाय पीता था, इतना मजा आता था कि बारिश आ गई, आनंद आ गया, मौसम सुहाना है। अब दिल्ली के लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि बारिश ना आए, कि हमारे घरों में पानी भर जाता है, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती थी। तो दिल्ली के लोगों को एक ऐसी दिल्ली देंगे कि दिल्ली के लोग प्रार्थना ये करेंगे कि बारिश आए और दिल्ली में बिल्कुल पानी नहीं भरने देंगे। बहुत उम्मीदें हैं रोहेश भाई, बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। एक चीज है जिसको लेकर काफी आपके विपक्षी दल आवाज उठाने हुए, महिला सम्मान निधि जो आप लोगों ने ऐलान किया था, वो पहुंचना शुरू नहीं हो पा रहा है। तो उसको लेके काफी आवाज उठ रही है कि आपने वादा किया कि चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद अगले दिन से शुरू कर देंगे। देखिए, लोग इस बात से भी खुश हैं कि आयुष्मान योजना लागू हो गई। लोग इस बात से भी खुश हैं कि वय वंदना योजना लागू हो गई। 70 साल से ऊपर के सारे बुजुर्गों को दिल्ली में 10 लाख रुपए तक का फ्री का इलाज मिल रहा है। जो दिल्ली के गरीब है उनको आयुष्मान योजना में लाभ मिल रहा है। तो लोग इस बात से भी खुश है। अब योजना एक एक करके ही आएगी ना। अब हमने बोला था 2500 की महिला सम्मान निधि आएगी तो आएगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सारी महिलाओं को दिल्ली में 2500 रुपए जो इनकी हकदार है उनको मिलेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मगर जो हमने कैटेगरी, हमारी कई बैठकें हो गई मुख्यमंत्री जी के साथ, हम जो कैटेगरी के ऊपर में विचार कर रहे हैं उनका डाटा पूरा इकट्ठा करना, उनके बैंक अकाउंट्स को मिलाना, ये सब हमारा होमवर्क चल रहा है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी ऐसे कोई, दिल्ली में हम ऐसा सुनते रहते हैं कि बांग्लादेशी बहुत है, रोहिंग्या बहुत है, और दिल्ली पुलिस उनका वेरिफिकेशन भी कर रही है। अब कोई भी 2500 रुपए ऐसे किसी लोगों के हाथ में ना चले जाए, उनका रिकॉर्ड हमारे खाते में ना चढ़ जाए। तो बहुत ही ध्यान से हर हमारी योजना ऐसे हो कि बाद में उसको बंद ना करना पड़े। तो अच्छे से लेकर आएंगे और दिल्ली की महिलाओं को बहुत ही जल्दी 2500 रुपए मिलेंगे।
आपने बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या की बात की। एक मुद्दा दिल्ली में बहुत सालों से है। अटल जी की सरकार में भी एक कोशिश हुई थी, आडवाणी जी तब गृह मंत्री थे, इनको बाहर किया जाए, कई लोगों को चिन्हित भी किया गया था, लेकिन मामला टल गया। अभी भी पहलगाम के बाद काफी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। पहलगाम की घटना के बाद माना जा रहा है खुद दिल्ली में 5,000 से ज्यादा पाकिस्तानी लोग हैं। सभी को अगर आइडेंटिफाई करके वापस भेजने की प्रक्रिया क्या शुरू की गई है, या कब तक ये टारगेट पूरा करेंगे आप लोग? देखिए, जो जहां से आया उसको वहीं पे भेजा जाएगा। जो अगर वो बांग्लादेश से आया है तो उसको वहां भेजा जाएगा, पाकिस्तान से आया है तो उसको वहां पे भेजा जाएगा। सारे लोगों को चिन्हित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस बहुत अच्छे से कर रही है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सभी लोगों को वापस भेजा जाएगा। और ये लोगों को बसाने का काम किसने किया? जो लोग इनको वोट बैंक समझते थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी रही हो, जब भी लोगों के ऊपर में कार्रवाई होती थी, आम आदमी पार्टी के वकील, उनके नेता, उनके विधायक उनकी पैरवी करने के लिए पहुंच जाते थे। उनकी झुग्गी झोपड़ियों पर वहां पर जाके उनका बचाव करते थे, पुलिस से लड़ाई लड़ते थे। उनका आधार कार्ड किसने बनाया, उनका राशन कार्ड किसने बनाया? ये सारे आम आदमी पार्टी के लोगों ने बनाया। आज वही लोग उनका बचाव करते हैं। तो सारे लोगों को पहचान करके सबको बाहर उनके वापस उनके घरों में भेजा जाएगा। काम शुरू हो चुका है? काम शुरू हो चुका है और इसको बहुत ही जल्दी दिल्ली में कोई भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी ना बचे, इसके लिए हमारा काम युद्ध स्तर पर जारी है। प्रवेश भाई, अब जब चुनाव लड़ने की बारी आई, दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो उस समय नॉर्मली होता है कि बीजेपी का पता नहीं चलता टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जब तक ऐलान नहीं हो जाए कि कौन लड़ेगा। लेकिन पूरी दिल्ली जानती थी कि प्रवेश वर्मा केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि एक ऐसे शख्स से लड़ रहे हैं जो काफी पॉपुलर है, हम हार जाएंगे? आप लोकसभा पूरी दिल्ली में जीत चुके थे, क्या कहीं डर नहीं लगा? उल्टे आप जायंट किलर साबित हुए। देखिए, मुझे तो ये डर था कि वहां से केजरीवाल चुनाव छोड़कर ना भाग जाए, और वो नहीं भागा। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि वो नहीं भागे। मैं ये चाहता था कि वही लड़े, और वो लड़े, हार गए, मगर वो दिल्ली छोड़कर भाग गए। ये बात उन्होंने अच्छा नहीं किया। 11 साल उन्होंने दिल्ली को लूटा है, 11 साल उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, 11 साल उन्होंने जो दिल्ली को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब जब उनको एक अपना विपक्ष में बैठने का आया समय, तब वो दिल्ली को छोड़कर भाग गए। ये बात अच्छी नहीं है। उनको विपक्ष में बैठकर दिल्ली में, चाहे वो झूठे मुद्दे उठाएं, मगर उनको दिल्ली में रहकर यहाँ के लोगों की सेवा करते रहनी चाहिए। क्योंकि 11 साल, बहुत ही जल्दी आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली है। बहुत ही जल्दी ये लोग पंजाब भी हारने वाले हैं और पूरी आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये लोग एक आंदोलन से निकले थे, एक जो है अन्ना आंदोलन से निकलकर इनकी राजनीति चमक गई। इन्होंने अपना शीश महल बना लिया, शराब के ठेके खोल दिए और न जाने कितने करोड़ों अरबों का घोटाला किया। सारी जांच चल रही है। मगर मेरा जो आपने सवाल पूछा, अभी सारा चुनाव खत्म हो गया, केजरीवाल हार गया, अभी हमारी सरकार बन गई। हमारा लक्ष्य है दिल्ली के लोगों की सेवा करना। मुझे तो रात में सोते हुए भी सारे सपने सीवर के, नाली के पानी के ही आते हैं। अभी हमारा काम है कि दिल्ली में पानी, सीवर का अच्छा काम करना, ताकि दिल्ली के लोगों को कम से कम इन दोनों समस्याओं से राहत दिलाएं। सिर्फ केजरीवाल नहीं, सिसोदिया जी भी लग रहा है पंजाब में बस गए। ऐसा क्यों है कि जो लोग चुनाव हार गए, क्या कुछ आप लोगों ने डरा दिया है? सारे जो टॉप लीडर थे आम आदमी पार्टी के पंजाब में बस गए। देखिए, उनकी ये वाली दुकान बंद हो गई, अभी उनकी वही दुकान चालू है, तो वहां पे वो लूटने में लगे हुए हैं। पंजाब में चले जाइए, सारे बिजनेसमैन दुखी हैं, सारे अफसर दुखी हैं, सारे लोग दुखी हैं। अब वहां पे चुनाव आएगा तो मुझे उम्मीद है कि वहां पर भी उनकी जमानत जब्त होगी। और ये दिल्ली का, जो दिल्ली को कहते थे कि हम दिल्ली के मालिक हैं, मैं दिल्ली का मालिक हूं, एलजी कौन है, पीएम कौन है, मैं दिल्ली का मालिक हूं, आज वो मालिक दिल्ली को छोड़कर चले गए क्योंकि उनकी दुकान बंद हो गई। तो ये मैंने कभी भी राजनीति में ऐसा नहीं देखा। और मैं हमेशा कहता था, इन लोगों का ना भविष्य ना कोई इनका भूतकाल था। ये लोग ऐसे ही आए थे और ऐसे ही चले जाएंगे। तो इसीलिए ये सारी चीजें देखते हुए आज इनके निगम पार्षद, विधायक, सब लोग इनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं और बहुत ही जल्दी पार्टी खत्म हो जाएगी। परेश भाई, आपने तो, आप सांसद रहे, बड़ी कमी महसूस करते हैं सेंट्रल हॉल में। अक्सर आपके साथ मैंने चाय पी है, वहां पर बड़ी कमी महसूस होती है क्योंकि आप दिल्ली चले आए वापस। आपका, मैं भी आपको बहुत मिस करता हूँ। आज आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। परेश भाई, अटल जी के दौर की एक बात याद करूंगा, शायद मुझे बताकर भूल गए हो।
आपकी शादी हुई थी और अटल जी ने डिनर पे बुलाया था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है उसके, और उस मीटिंग के बाद आपके परिवार का एक और भला हो गया था। वो मुझे लगता है कि कुछ लोग अगर जानेंगे तो उनको भी मजा आएगा। आपके जीवन से जुड़ा वाकया है। आप पिताजी, आपके ससुर जी, सब लोग गए थे वहां। देखो, मेरी नई नई शादी हुई थी, और मेरी नई नई शादी हुई थी उस समय मेरे पिताजी मंत्री नहीं थे, और मेरे ससुर जी हैं विक्रम वर्मा जी, मध्य प्रदेश के बड़े लीडर रहे। तो मेरी शादी के 1 महीने के बाद ही मेरे पिताजी को न्योता आया कि उनको वहां पे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शपथ लेनी है। तो जब उन्होंने शपथ ली तो शाम को उनको फिर प्रधानमंत्री जी ने घर पे चाय पे बुलाया। तो हम सभी लोग, पूरा परिवार गया, वहां पे चाय पी रहे थे, और सामने वाजपेयी जी बैठे हुए थे, हम लोग बैठे हुए थे। मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ बैठा था, स्वाति के साथ। तो स्वाति ने मेरे कान में कुछ बोला, तो मैं थोड़ा हंसने लग गया। तो वाजपेयी जी ने मुझे देखकर कहा, भाई खुद ही क्यों हंस रहे हो, हमें भी बताओ, मैं भी हंसना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि ये स्वाति कह रही है कि मेरे पिताजी का भी ख्याल रखना। तो इतना सुनकर वाजपेयी जी चुप हो गए। फिर 1 महीने के बाद में फिर उसके पिताजी को न्योता आ गया, विक्रम जी को न्योता आ गया मंत्रिमंडल में शपथ लेने का। फिर शाम को फिर से चाय पे बुलाया प्रधानमंत्री जी ने, फिर हम लोग गए। तब चाय पीते हुए वाजपेयी जी ने स्वाति को कहा कि देखा, मैंने तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखा। तो ऐसे थे वाजपेयी जी। परवेश जी के पास ऐसे इतने कहानियां हैं कि यहाँ सुनाते रहो तो वो फिर पॉडकास्ट हो जाएगा। लेकिन आज आखिरी सवाल, अगला सपना क्या है आपका दिल्ली की जनता के लिए, अपने लिए? देखिए, मेरे लिए तो केवल एक ही सपना है कि मेरे पिताजी दिल्ली के 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे। मैंने उनको काम करते हुए देखा। वो एक दिन में 20-20, 22-22 घंटा काम करते थे, और दिल्ली को लेकर उनके बहुत सारे सपने थे। दिल्ली को एक अच्छी सुरक्षित दिल्ली बने, साफ, और हम लोग इसको सुंदर दिल्ली बना सकें, ये हमारा सपना है। यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी है, बिजली है, सड़क है, सीवर है, सारी गंदगी है, और सबसे बड़ा सपना मैं आपको बताऊं, मैं चाहता हूं कि माँ यमुना साफ हो। माँ यमुना के ऊपर में एक अच्छा रिवर फ्रंट बने, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबरमती रिवर फ्रंट बनाया। और मैं चाहता हूं कि अमिताभ सिन्हा जी अपने परिवार के साथ में शाम को 7 बजे खाना खाने के बाद में वहां पे घूमने जाएं। वहां पे जो है हॉर्स राइडिंग करें, एलिफेंट राइडिंग करें, वहां पे झूला झूलें, चाट पकौड़ी खाएं, वहां पे सुबह जॉगिंग करें, योगासन करें। तो ये मेरा सपना है। तो अमिताभ सिन्हा परिवार के अपने नाती पोतों के साथ मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, 2.5-3 साल के बाद मैं आपको लेकर जाऊंगा, और आपके पूरे नेटवर्क 18 परिवार को लेकर जाऊंगा, और वहां पे हम पूरा वहां पे घूमेंगे। तब नेटवर्क 18 परिवार की तरफ से जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद प्रवेश जी। हम आपको फिर बुलाएंगे, और हम उम्मीद करेंगे आप आएंगे और दिल्ली की बातें करेंगे हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नपे तुले शब्दों में आपने हमारे आखिरी सेशन को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया। कृपया आप मंच पर बने रहें। अब मैं अनुरोध करूंगी न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी वो मंच पर आए और हमारे खास मेहमान का धन्यवाद दें।